आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ओके। और ये जो स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब मैंने आपके तक पिछले 2-3 वीडियो से मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, उन स्टॉक की आप कह सकते हैं कमेंट लिखें, उस स्टॉक के बारे में कमेंट में लिखें जो जिसकी आप एनालिसिस करना चाहते हो, वो स्टॉक्स जो थोड़े ऊपरी स्तरों से गिरे हुए हैं और आने वाले समय में कि क्या यहाँ से परिस्थितियाँ हो सकती हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी क्या रिपोर्ट आ रही हैं, और वो तमाम चीज़ों को कंपाइल करके आपके सामने मैं लेकर के आऊँ। और ऐसे स्टॉक ज़रूर पूछिए जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हों, ठीक है, और जिनका प्रोस्पेक्टस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हो दोस्तों। तो उसी तहत एक ये स्टॉक का नाम आया था। एक स्टॉक और है जिन्होंने पूछा था, वो है गुजरात पीपावाव, और मुझे वो स्टॉक बहुत अच्छा लगा। बट देखिए उसका ना अभी रिजल्ट आने वाला है, तो मुझे लगता है एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम स्टॉक पे चर्चा करेंगे। और इसीलिए आप भी किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करवाना चाहते हैं, स्पेशली उन स्टॉक की जिसकी लोग चर्चा बहुत कम करते हैं या जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता है, ओके, और जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप ना कर चुका हो, आपको ऐसा लगता हो कि भाई इस स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी बस उसे आपको कंपाइल करके आपके सामने रखूंगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पैसे लगाने हैं दोस्तों। ओके, नाउ इस प्रकार के वीडियोस की दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक जरूर कर दें ताकि यूट्यूब और रिकमेंड करे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। देखिए अब आते हैं वापस LIC हाउसिंग फाइनेंस। पिछले 1 साल में अगर आप स्टॉक को देखोगे, आपको 11% से ज़्यादा की गिरावट है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। इसने 1 साल में अगर आप निचले स्तरों में देखोगे, इसने आपको कितना परसेंट रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 43%। और वहां से जो गिरावट हुई है, देखिए स्टॉक अब 30% के आसपास आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना? 30% के आसपास। ठीक है, तो अब निवेशकों का ये कहना है कि भाई क्या यहां से स्टॉक में ऐसा पोटेंशियल है कि एक बड़ी तेजी आपको दिखा सके। ओके, इसके साथ ही साथ जो बजट आया है, स्पेशली बजट के बाद जो निवेशकों का मन है ना, ठीक है, बजट के बाद निवेशकों का जो मन है वो अब ऐसे स्टॉक्स, चाहे हाउसिंग फाइनेंस हो गए, जो कंजम्पशन बेस्ड हो गए, आप कह सकते थोड़ी सी लग्जरी तरफ हल्का सा इसका टिल्ट हो, उसकी तरफ बहुत फोकस कर रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। और ऐसा करना मैं कहूंगा गलत भी नहीं रहेगा। हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है, जो मैं आपको बताऊंगा, वो रहने वाला है दोस्तों इनका जो भारत सरकार का जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको लेकर के। तो ये कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो नंबर्स निकल के आए हैं, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो स्टॉक है इसकी पी आप देखिए 6 पे है। इंडस्ट्री की पी से आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू तो उससे भी कम है। इसके साथ साथ डिविडेंड भी देती है कंपनी। ROE बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तो नहीं है, लेकिन हाँ इट्स ओके, ठीक है, मैं कहूँगा ख़राब नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर 7 है। फाइनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत है दोस्तों। ओके, ये चीज़ें हैं। वो निवेशक जो थोड़ा पूछना चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि ये LIC करती क्या, तो देखिए ये ना एक रजिस्टर्ड है विद नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, और इसका जो मेन काम है किसमें, फाइनेंसिंग, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट, हाउसेज टू इंडिविजुअल और प्रोजेक्ट फाइनेंस टू डेवलपर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज एज वेल एज परचेज ऑफ कमर्शियल शॉप्स और शोरूम्स। ये इस प्रकार का काम करती है। ओके, यानी आप कह सकते हैं काफी अच्छा और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अब आते हैं कहां पर, कंपनी की अगर मैं बताऊं आपको, और देखिए जब आप ना इस प्रकार के काम करते हो, आपका एक चीज रहता है, मैं आपको बता दूं आपको वैल्यूएशन कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं मिलती। इसका छोटा मोटा ड्रॉबैक है, लेकिन उसके उलट आपका पॉजिटिव मुझे ये लगता है, आप जो कहते हैं NP है उसे थोड़ा बहुत अन्य के मुकाबले थोड़ा बचा पाते हो। और यही कारण है कंपनी इस बार अपना जो NP है वो काफी अच्छा रखी है, यानी आप एसेट क्वालिटी कह सकते हैं। नंबर्स जो निकल के आए क्वार्टरली नंबर बैंक का, आप देखिए यहाँ पे कंपनी का इस बार आया है 7,070, ठीक है, करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो 1 साल पहले किया था 6,804 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है ये। ओके, ऑलमोस्ट
फ्लैट से लेकर के थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है इसमें। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है भाई साहब 1169 करोड़ से बढ़ करके वो 1435 करोड़ निकल के आया है। ओके, आपकी जो ईपीएस है वो भी बड़ी शानदार रही हुई है, लेकिन फिर इसमें गिरावट क्यों हो रही है? ठीक है, अच्छा हाउसिंग फाइनेंस है तो कई लोग देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मैं इसे आज भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूँ, बट ईयर ऑन ईयर इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है जो चर्चा की हुई है ताकि समझ में आए कि ये जो ऊपर टॉप लाइन है ना इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर है दोस्तों। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो भी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्लैटिश हैं। चाहे प्रॉफिट को देख लें आप तो 1328 करोड़ से बढ़ करके 1445 करोड़ रुपए हो गया है। ओके, अब आते हैं कि एक्चुअल में चैलेंजेस क्या है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के। तो आपको यहाँ देखने मिलेगा, देखिए ग्रोथ चैलेंज परसिस्ट, क्या ग्रोथ चैलेंज अभी परसिस्ट करती है? तो देखिए यहाँ पे आप पाएंगे एक मिक्स क्वार्टर देखने को मिला है। जो डिसबर्सल था वो काफ़ी हद तक वीक रहा है इसका, यानी टॉप लाइन के आसपास आप कह सकते हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी बेटर थी। नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये इन लाइन थे। जो एयूएम ग्रोथ रही है ब्रॉडली आप कह सकते हैं एस्टिमेट को मीट किया एट 6.4% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, लोअर रीपेमेंट्स ऑफसेट वीक डिसबर्सल। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो क्रेडिट फ्लो था दोस्तों ये इंपैक्ट हुआ था किस कारण? ड्यू टू जो बेंगलुरु और हैदराबाद के मार्केट्स में जो इशू आए उस कारण थोड़ा इशू आपको देखने को मिला। इसके साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट, जो द कंपनी एक्सपेक्ट वॉल्यूम्स टू नॉर्मलाइज इन दीज मार्केट इन क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल 25। देखिए वाइल जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है ये एम कर रही है डबल डिजिट ग्रोथ का फाइनेंशियल 26 के अंत तक, और एग्जीक्यूशन रिमेन अ की मॉनिटरेबल ओइंग टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम बैंक्स। लेकिन देखिए इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, ह्यूज कंपटीशन मिल रहा है इनको। कहां पर? आप कह सकते हैं बैंकों के द्वारा। तो जो आप ये बात कह रहे हो ना कि डबल डिजिट ग्रोथ करोगे, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो बैंक्स हैं उनके साथ कंपटीशन है, तो आप एग्जीक्यूशन किस प्रकार का करते हो। ठीक है, और जो एयूएम की ग्रोथ है कैगर है वो 7.5% रहने वाली है फाइनेंशियल 25 से 27 के अंत तक। हाँ, एक पॉजिटिव क्या जो मैं बार बार कह रहा हूं, एसेट क्वालिटी अभी भी पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। इसके साथ ही साथ द रिपोर्टेड इंपेयरमेंट चार्ज वॉज कितना? लगभग 44 करोड़ रुपए के, 440 मिलियन है। और जो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी सेल की गई थी वो 2.4 बिलियन रुपीज की थी। इट वॉज 2.06 बिलियन एंड एंटायरली एट्रीब्यूटेबल टू मैनेजमेंट ओवरले, और ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए कंपनी ने आपको देखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बड़ी जंप आई थी, तो बीट ऑन पैट क्यों? ड्यू टू राइट बैक इन प्रोविजंस में राइट बैक इन किया गया है और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। आप देखिए यहाँ पे आपको वो जो ऊपर दिख रहा था ना कि एसेट नेट प्रॉफिट इतना बड़ा जंप क्यों है, आप देखें यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो इन लाइन थी दोस्तों एट ₹20 बिलियन, और जो एनआईएम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन और जो लोन ग्रोथ है वो भी इन लाइन थी। अब आप जब नेम को कैलकुलेट करोगे ना वो 2.6% में थी, और जो एसेट में यील्ड थी दोस्तों और जो कॉस्ट ऑफ फंड था ये थोड़ा लो था। और एक कॉस्ट ऑफ फंड में मैं आऊंगा मैं कि कैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा था। लोन ग्रोथ 6.4% थी ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और जो डिसबर्सल था वो थोड़ा सा मिस करते दिखाई दिया 154.8 में, जबकि जो एस्टिमेट था पीपल एस्टिमेट वो 163.1 बिलियन था, ऑफसेट बाय लोअर रीपेमेंट एट ₹109.2 बिलियन, जो एस्टिमेट लगाया गया था 114.7 का। अदर इनकम आपको यहाँ पे हायर देखने को मिली थी 1.06 बिलियन पे, जबकि एस्टिमेट लगाया गया था मात्र 42 करोड़ रुपीस का, और ये आ गई 106 करोड़। ठीक है, आप कह सकते हैं क्यों? मिसलीनियस इनकम के कारण। ओके, तो आप जो जंप देख रहे हैं ना उतना बड़ा, वो उसी लिए आपको एलआईसी में देखने को मिल रहा है। और जो बहुत तेजी की वजह स्टॉक में गिरावट, उसका मतलब यही था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखेंगे ये 3.6 बिलियन रुपीस पे था, और ये मिस किया बाय 14.1% बाय अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और जो स्टाफ कॉस्ट था वो तो इन लाइन रहा। भैया स्टाफ कॉस्ट को आजकल स्टाफ को तो पैसे मिल ही नहीं रहे मुझे लग रहा है। वन टाइम इम्पैक्ट ऑफ 30 मिलियन रुपये यानी 30 करोड़ रुपए का ड्यू टू ग्रेजुएटी पेमेंट। ठीक है, अब आप देखें पीपीओपी वॉज ब्रॉडली इन लाइन एट 17.5 बिलियन रुपीज। ओके, जो प्रोविजन की बात कही जा रही है, इसके साथ ही साथ जो ग्रॉस 3 स्टेज इम्प्रूव्ड
क्वार्टर क्वार्टर 2.75%, यानी स्टेज 3, यानी आप 90 दिन तक पे नहीं कर पा रहे हो भाई साहब, तो उसका जो स्टेज है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है आपको। जो पहले 3.06 था वो घट करके 2.75 हो गया है। ठीक है, प्रोविजंस वर नेगेटिव, ये 44 करोड़ पे थे। ठीक है, क्यों भाई साहब, एआरसी सेल हुई थी लगभग 2.5 बिलियन रुपीस की। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे वो कितना रहा है, 14.3 बिलियन रुपीस, वॉज 17.4% अबव एस्टिमेटेड ड्यू टू नेगेटिव प्रोविजंस। ओके, तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। अब आगे नेक्स्ट चीज क्या है, क्या क्रेडिट कॉस्ट अभी भी मैनेजेबल है? तो देखिए, आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ पाएंगे कि ये LIC हाउसिंग फाइनेंस है, उसने रिपोर्ट किया है नेट क्रेडिट रिवर्सल ऑफ 6 बेसिस पॉइंट। जो ग्रॉस क्रेडिट कॉस्ट है वॉज 8 बेसिस पॉइंट्स एट कंपेयर टू नॉर्मलाइज गाइडेंस ऑफ 40 बेसिस पॉइंट्स। आप देखें, अ लार्ज NPL अकाउंट दैट वॉज फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर वॉज सोल्ड टू एन ARC। आप कह सकते हैं एक NPL अकाउंट था, उसे ARC को यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, उनको बेच दिया गया 2.5 बिलियन में, ऑफ विच 1 बिलियन रुपीज जो था, रुपीज है ना, ये याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द क्वार्टर। ठीक है, जो ये सेल किया गया 2.5, उसमें से 1 बिलियन में इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड देयर आर अ फ्यू मोर सच अकाउंट इन द पाइपलाइन, दे विल लाइकली कीप क्रेडिट कॉस्ट इन द नियर टर्म एट लो लेवल। देखिए, जो लगातार अकाउंट्स है ना, जिसको ARC को बेचा चला जा रहा है, और अभी भी ऐसे 2-4 अकाउंट कहा जा रहा है जो अभी भी ARC को बेचा जाएगा, जिसके कारण जब धीरे धीरे हर क्वार्टर में रियलाइज किया जाएगा, वहां से जो पैसा आएगा वो क्रेडिट कॉस्ट को ना कम रखेंगे। और यही कारण है जो एस्टिमेट है उसको बढ़ाया जा रहा है दोस्तों 1 से 6% में, टू रिफ्लेक्ट लोअर क्रेडिट कॉस्ट इन द नियर टर्म एंड द ट्वीक इन अवर मार्जिन एस्टिमेट। हाँ, लेकिन देखिए, आप ARC करके तो बिजनेस नहीं करोगे। प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए, जो इनका नया धंधा है उसमें कहीं ना कहीं आपको स्लगिशनेस देखने को मिल रही है उसके मोमेंटम में, और ये बिगेस्ट कंसर्न है करेंट जंक्चर में। ठीक है, देखिए, जबकि रियल एस्टेट जो साइकिल ऑफ सेल है वो स्ट्रांग है, हैज नॉट ट्रांसलेटेड टू हायर डिस्बर्समेंट। आप जब रियल एस्टेट अब इतना बूम कर रहा है, आप उसके बावजूद जब ये डिस्बर्समेंट को इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, एलिवेटेड प्राइस हैव हेल्प्ड इन रिकवरिंग बैड लोन्स लीडिंग टू लोअर क्रेडिट कॉस्ट। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ना रेट हाइक किया था, और ये रिफ्लेक्ट करता है इनके कंफर्ट में कि लोअर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द सेक्टर। ठीक है, अब आप सोचिए, इतना चीज़ें चल रही हैं ना, इतनी सारी बेच रहे हैं लोग, बट उसके बावजूद कंपनी ने अपना जो कह सकते हैं आपको रेट था उसे हाइक कर लिया था। और बता दूं, इन्होंने रेट हाइक किया और अभी रेपो रेट में कमी आई है। तो अगर आप देखेंगे अभी इन बैंक्स को, माफ कीजिए, इस हाउसिंग फाइनेंस को, वो जहां पर वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में दिए होंगे, लोन दिए होंगे, तो यहाँ पे इनको कितना फायदा होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस को। ठीक है, एसेट क्वालिटी, जी हाँ भाई, वो अभी भी पॉजिटिव साइड में है। जो ARC सेल है 2.5 बिलियन रुपीस की। ठीक है, और जो प्रोविजंस हैं वो 2.06 में खड़े होते हैं अब, एट्रीब्यूबल टू मैनेजमेंट ओवरले। नाउ दिस सजेस्ट दैट रिलीज इन provision due to recoveries had entirely offset the credit cost on slippages and provision costs have been declining। तो ये चीज़ें देखिए अब धीरे ठीक हो रही हैं कि ARC को बेचा जा रहा है और कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये आप देख रहे हैं जो फोटो वाला, वो एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोटक सिक्योरिटी का ये एरिया आप कह सकते हैं, क्रेडिट जाता है उनको। वहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, बहुत अच्छी लाइन कही गई है, कुछ ज्योग्राफीज में ना वीकनेस देखने को मिल रही है। और जो आपको लगातार पूछा जा रहा है ना कि डिसबर्समेंट इतना लो क्यों था, और यही कारण है कि जो डिसबर्समेंट क्वार्टर 3 में देखने को मिला है। देखिए, जो IHL है, इंडिविजुअल होम लोन डिसबर्समेंट है, उसमें 2% की कमी आई है। इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, उसमें 2% की कमी आई है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 3 में, टू ₹122 बिलियन। और मैनेजमेंट की बात माने तो डिसबर्समेंट था वो डाउन था 8 बिलियन रुपीस के आसपास हैदराबाद और बैंगलोर में, जो इनके नॉर्मल लेवल थे। और यही कारण है जो हम ऊपर देख रहे थे ना, लिखा हुआ देखे थे कि जो 2 एरिया है हैदराबाद बैंगलोर, वहां पे कमी आई है, वो चीजें हिट कर रही हैं। इवन एडजस्टिंग फॉर दिस डिसबर्समेंट ग्रोथ वॉज म्यूटेड एट 1% ईयर ऑन ईयर ऑन इंडिविजुअल होम लोन और 7% ओवरऑल। हैदराबाद और बैंगलोर दोस्तों ये की मार्केट है LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए, और ये 35% अकाउंट करते हैं इंडिविजुअल होम लोन बुक का। ठीक है,
तो देखिए मुझे ऐसा लगता है अभी आने वाले समय में हैदराबाद में तो बहुत बूम है, बट बैंगलोर कहीं ना कहीं कुछ आपको शायद शायद जो एक बहुत भयानक बूम आना था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। देखिए बैंगलोर नीचे जाएगा इसमें कोई नहीं कह सकता। बैंगलोर आप कह सकते हैं बहुत बहुत शानदार जगह है, लेकिन देखिए बहुत तेज यहाँ से होगा इसका मुझे थोड़ा सा कम अंदाजा लगता है। और बात करें मैनेजमेंट की, एज पर मैनेजमेंट तो जो डिसबर्समेंट है हैदराबाद में वो बैक हो चुके हैं नॉर्मल लेवल में जनवरी 2025 में, और जो बैंगलोर है वो इस महीने के अंत तक यानी फरवरी के अंत तक आपको नॉर्मलाइज होता दिखाई देगा। और जो इश्यूज क्या आखिर इश्यूज बहुत सारे वेरी करते हैं कि जो हैदराबाद डिसबर्समेंट है वो इसलिए अफेक्ट हो रही है, एक नई रेगुलेटरी एजेंसी है एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटाइजेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। हो क्या रहा है ना, प्रॉपर्टीज की वहाँ डिजिटाइजेशन चल रही है बहुत बड़े स्तरों पे, यही कारण है कि आपको दबाव देखने को मिल रहा है। और LIC उसने सैंक्शन किए हैं लोन्स ऑफ 6 बिलियन रुपीस के बैंगलोर में, और वो अभी तक विच हैवंट बीन डिस्पर्स्ड ड्यू टू डिले इन रजिस्ट्रेशन। और बैंगलोर में अलग एक नाटक चल रहा है। देखिए एक डिमांड थोड़ी बहुत तो वहाँ है, प्रॉब्लम ये और रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग पिक अप टू 10% ऑफ द बुक। कंपनी ने अभी अभी लॉन्च किया है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट, जो टारगेट किसको कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट को। सेल्फ एम्प्लॉयड को ना याद रखिएगा, यहाँ पे सैलरी की बात नहीं हो रही। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑफटेक की है आप कह सकते प्रधानमंत्री PMAY स्कीम से, शुड ऑल्सो सपोर्ट ग्रोथ। यहाँ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए इन सेगमेंट को। और मैंने एक्सपेक्ट करती है कि जो अफोर्डेबल बुक है वो 10% तक पहुंचेगी ओवरऑल लोन बुक का फाइनेंशियल 26 तक। और जो ईल्ड रहेगी दोस्तों इस सेगमेंट में वो 250-300 बेस पॉइंट हायर रहेगी इनके प्राइम सेगमेंट से। ओके, क्योंकि देखिए सेल्फ वाले हैं तो थोड़ा सा इन्हें ईल्ड ज़्यादा देना पड़ता है। अब क्या है, मैंने मेजर्ड ग्रोथ इन डेवलपर बुक। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस की मैनेजमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया है दैट क्रेडिट वर्दी डेवलपर इन मेजर मार्केट बेस्ड ऑन देयर क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सटर्नल रेटिंग BBB और उनसे ऊपर की इनके पास रेटिंग है, जो डिस्पर्सल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेलेक्टिव क्वाड्रेंट बुक विल रिमेन रेंज बाउंड 4 to 5% ऑफ द बुक ओवर द मीडियम टर्म। ठीक है, और ये 3% था फाइनेंशियली थर्ड क्वार्टर में। तो इस प्रकार जो क्रेडिट वर्दी डेवलपर हैं वहाँ पे 4.6% तक की रहने की बात कही जा रही है इनके बुक की। ओके, इसके साथ ही साथ 8% की म्यूटेड ग्रोथ रही हुई है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हाँ ग्रोथ टू रिमेन म्यूटेड ये लाइन आपको जरूर देखनी पड़ेगी। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डिसबर्समेंट की ग्रोथ है ये लगभग मॉडरेट रहने वाली है 15% पे फाइनेंशियल 26 से 27 के अंत तक, लेकिन जो रीपेमेंट रेट है ये आपको बढ़ती दिखाई देगी एट 60.5%। और यही कारण है ये लीड करेगी क्या 8 से 10% लोन ग्रोथ की 26 से 27 तक। जो रियल एस्टेट मार्केट है ये बहुत अच्छा कर रहा है, और जो डिमांड है हाउसिंग लोन की ये पिकअप होती दिखाई देगी, और ये अपसाइड रिस्क टू अवर एस्टिमेट। ठीक है, विल बी एन अपसाइड रिस्क फॉर अवर एस्टिमेट। बट होता यह है दोस्तों कि जो अभी जो RBI की जो खबर आई है उसका पॉजिटिव असर होगा इनके मार्जिन में या नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो ये डिमांड की बात करें, जो ये रिकवरी की बात करें ना कि हैदराबाद बैंगलोर में हो जाएगा, ये हो रहा है नहीं हो रहा है ये हमको मार्च क्वार्टर में पता चलेगा। और अगर हम लेवल्स की चर्चा करें तो देखिए अभी भी जो बड़े इन्वेस्टर है ना, कोटक महिंद्रा ग्रुप 3.9% का इसमें स्टेक रखता है, HDFC ग्रुप ऑलमोस्ट 3% के रखते हैं, और गवर्नमेंट पेंशन फंड आप देखेंगे ग्लोबल तो 2.34% रखते हैं, यानी दिग्गज लोग इसमें हैं। पिछले महीने जो ट्रेड हुआ उसके हिसाब से अगर आप लेवल निकालेंगे तो पिवट पॉइंट आता है 582, उसके नीचे टूटा देन 546, देन 495 और उसके बाद है 460। और बात करें फिबोनाची सीरीज के हिसाब से तो है सबसे पहला 549, देन 528, देन 495। और मुझे पर्सनली लगता है ये जो 500 से लेकर के 530 की रेंज है LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए, इसको तोड़ पाना थोड़ा सा टफ रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कभी भी नेचर को चुनौती नहीं दिया करते, नहीं टूट सकता ये डिफरेंट चीज़, ये गलत चीज़ है। हाँ, लेकिन अगर ये टूट रहा होगा या तो स्टॉक को लेकर कोई ऐसी खबर आई होगी जो बाजार में किसी को नहीं पता, या बाजार ही बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टूट रहा होगा। ये दो चीज़ सिनारियो है, वरना नॉर्मल से लेकर के स्लाइटली नेगेटिव में भी इसको तोड़ पाना मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर के जरूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।